दोस्तों नमस्कार। मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको उम्मीद है कि हम लाइब्रेरी साइंस संबंधित संभावित प्रश्न पत्र को लेकर चल रहे हैं। मैं अपने 20 या 22-25 मिनट की वीडियो में चाहता हूं कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके कवर हो। आज की श्रृंखला में आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है, ये मेरा दावा है। यदि सीसी से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए तो 3 इसी वीडियो से आएंगे। आप नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आप वीडियो को शेयर, साझा, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा और लाइक भी प्रेस करिएगा ताकि मुझे भी पता लगे कि कितने व्यूअर्स वीडियोस को देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में रंगनाथन द्वारा मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया? तो आप देख लीजिएगा कि मिश्रित अंकन का प्रयोग प्रथम संस्करण में किया गया था, और जो कि सीसी जो कोलन क्लासिफिकेशन है वो मिश्रित अंकन की प्रकार की प्रणाली है। वहीं यूडीसी भी मिश्रित अंकन की प्रकार ही है। डीडीसी की बात करें तो डीडीसी शुद्ध अंकन की एक पद्धति है। ये अंकन के बारे में हो गया। शुद्ध और मिश्रित से तात्पर्य, शुद्ध से वहाँ जीरो सिर्फ एक ही प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि डीडीसी में 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग किया जाता है। वहीं सीसी में 0 9 के अलावा अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग भी किया जाता है, ए बी सी डी इस प्रकार का। तो ये रहा ये दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में रंगनाथन द्वारा फेज रिलेशन का प्रारंभ किया गया? तो फेज रिलेशन का प्रारंभ रंगनाथन महोदय द्वारा प्रथम संस्करण में शुरू किया गया था। कोलन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण 1933 में 1933 में आया था। ये आप याद रखिएगा। ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन की भारतीय प्रथम पुस्तकालय वर्गीकरण संहिता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलन क्लासिफिकेशन की किस संस्करण में रंगनाथन द्वारा ग्रंथांक बुक नंबर फॉर्मूला प्रारंभ किया गया था? ये भी प्रथम संस्करण में किया गया था। तीनों क्वेश्चंस एक समान रहेंगे, तीनों को रिपीट करता हूं मैं शॉर्टकट में। मिश्रित अंकन, फेज रिलेशन और बुक नंबर। एक बार फिर, बुक नंबर, फेज रिलेशन और मिश्रित नंबर, तीनों ही फर्स्ट संस्करण में इनका प्रयोग किया गया था। बुक नंबर फॉर्मूला की बात करूं तो इसमें 8 एलिमेंट्स, 8 तत्व होते हैं। इसके लिए कुछ ट्रिक मैंने इस प्रकार बताई हैं। LFYA VA CR। L मतलब लैंग्वेज नंबर, F फॉर्म नंबर, Y ईयर नंबर, YA एक्सेसर नंबर, S सप्लीमेंट्री नंबर, CR क्रिटिसिज्म नंबर। तो ये 8 इसके तत्व रहते हैं बुक नंबर के, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में रंगनाथन द्वारा आवर्तन एवं स्तर यानी राउंड्स एंड लेबल्स का प्रयोग किया गया था? तो ये चतुर्थ संस्करण में किया गया था। वहीं चतुर्थ संस्करण की बात करूं तो उनमें पीएमएसटी के लिए अलग अलग योजक चिन्ह का प्रयोग भी चतुर्थ संस्करण से शुरू हुआ था, और राउंड और लेबल का प्रयोग भी चतुर्थ संस्करण से किया गया था। ये आप याद रखिएगा। चतुर्थ संस्करण कब आया था? तो चतुर्थ संस्करण 33 39 50 52 यानी 1952 में आया था। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कोलन क्लासिफिकेशन की किस संस्करण में रंगनाथन ने ग्रीक वर्ड डेल्टा का प्रयोग निषेध किया? यानी उसके बाद में रंगनाथन महोदय ने ग्रीक शब्द जो डेल्टा होता है उसका प्रयोग करना निषेध कर दिया गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डेल्टा का प्रयोग कोलन क्लासिफिकेशन में किन अक्षरों के मध्य, किन अल्फाबेट्स के मध्य, जो ABC A to Z उनकी जो विशेष श्रृंखला बनी हुई है उसमें कहाँ किन के शब्दों के मध्य किया गया है, ये आप बताइएगा। तो इसका निषेध यानी छठे संस्करण से उन्होंने निषेध कर दिया गया। छठा जो संस्करण था रीप्रिंट वो 1963 में आया था। वहीं इसका छठा संस्करण का ओरिजिनल संस्करण 1960 में आया था। अब ये याद रखिएगा। कोलन क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्करण में रंगनाथन ने ग्रंथालय वर्गीकरण के गतिशील सिद्धांत यानी डायनामिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन दिया था? तो ये 7वां संस्करण में दिया था। वही में 2 प्रकार के सिद्धांत रंगनाथन महोदय ने दिए थे। एक तो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, एक डायनामिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये दोनों रंगनाथन महोदय की देन है और इनका उद्भव 7वें संस्करण में किया गया था। 7वां संस्करण 1987 में रंगनाथन की डेथ के बाद अस्तित्व में आया था, और उसका प्रकाशन वर्तमान में सर्च कर रहा है, शारदा रंगनाथन इंडोमेंट लाइब्रेरी स्कीम कर रहा है। वहीं में अगर प्रथम संस्करण के सीसी की बात करूं 1933 में जो आया था उसका प्रकाशन माला मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन वीडियोस को 2-2 बार देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं बड़ा क्लियर करके इसके संबंध में जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूरे मैं आपको खिला रहा हूँ। इससे आप नेट तक का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। मैंने भी लाइब्रेरी साइंस में 3 बार नेट किया है और इतना ही मैटर जो मुझे आता है वो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो इस मैटर से आप भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन के 6वें संशोधित संस्करण, यानी हर बार 6वें संशोधित संस्करण से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये दोबारा आया था इसलिए। और आया कब था? 1963 में आया था। कितने प्रकार के दशा संबंध यानी फेज रिलेशन का प्रावधान है? तो ये 5 प्रकार के फेज रिलेशन का प्रावधान है और फेज रिलेशन फर्स्ट संस्करण से ही आ गया था। फेज रिलेशन, मिश्रित अंकन, ये सारे फर्स्ट संस्करण में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुख्य वर्ग अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को सीसी में कोलन क्लासिफिकेशन में एक्स से दर्शाया जाता है कि ऊर्जा पक्ष यानी एनर्जी फैसेट्स के एकल 9 पर्सनल मैनेजमेंट को किस प्रकार वर्णित किया गया है। तो इसमें देखिएगा कि स्टिल मोर कॉन्क्रीट और लिस्ट कॉन्क्रीट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, जैसा लगा रखा है। स्टिल मोर कॉन्क्रीट और लिस्ट कॉन्क्रीट, यानी हर बार एक शब्द को हटाकर इसका मैनेजमेंट का क्रम तैयार किया जाता है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति यानी कोलन क्लासिफिकेशन 6वां संशोधित संस्करण यानी 1963 की काल अनुसूची यानी टाइम फेसेट्स का जे वर्ग किस शताब्दी का प्रतिनिधित्व करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। जे आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस शताब्दी का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि एन है वो 20वीं शताब्दी का करता है और पी है जो वर्तमान 21वीं शताब्दी का करता है। 2 मैंने बता दिए। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1995, तो मैं कुछ इस प्रकार लाइब्रेरी साइंस में लिखूंगा N95। नारायण से आप ऐसे याद रख सकते हैं, मैंने ऐसे ही याद कर किया है N95। वर्तमान में अगर किसी का जन्म दिवस 2005 है तो P 2005 ऐसे लिखेगा। तो जे किस शताब्दी का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपका दिमाग जलाने के लिए कि आप कितने एक्टिव हैं, कितने लोग कमेंट करते हैं, उसी अनुसार मैं देखूंगा कि आगे इस वीडियोस की क्या रूपरेखा रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रा फेसेट्स फेज रिलेशन। फेज रिलेशन जिस प्रकार से 3 होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंट्रा फेसेट्स फेज रिलेशन और इंट्रा एरे फेज रिलेशन। तो वहीं इंट्रा सब्जेक्ट की बात की जाए तो ये दो से अधिक विषयों के मध्य में रिलेशन होता है। अगर मैं इंट्रा फेसेट्स फेज रिलेशन की बात करूँ तो ये एक ही विषय के एक ही पक्ष के 2 एकलों के मध्य संबंध होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। इंट्रा एरे एक ही पंक्ति के 2 एकलों के मध्य फेज रिलेशन इंट्रा एरे फेज रिलेशन कहलाता है। ये तीनों बार बार आप याद करिएगा, तीनों को देखिएगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा कि एक ही विषय के एक ही पक्ष के 2 एकलों के मध्य का संबंध इंट्रा फेसेट्स फेज रिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण के संबंध में जिस देश में ग्रंथालय स्थित है उसको क्या कहते हैं। तो उसको मातृदेश कहा जाता है, मदर नेशन कहा जाता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो मदर देश के लिए सीसी में कोलन क्लासिफिकेशन में क्या सांख्यिकीय चिन्ह है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस देश के लिए क्या है ये भी मुझे बताइएगा। दोनों कई बार पूछे जाते हैं। ये अगर मेरा पिछला वीडियो आपने सही से देखा है तो जरूर मैंने इसके बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि समकक्ष वर्गों के पारस्परिक क्रम के आधार पर व्यवस्थापन को क्या कहते हैं। तो ये परंपरागत क्रम कहा जाता है। वहीं मैं ऑप्शन बी अपूपा विन्यास की बात करूं तो ये पुस्तकालय अरेंजमेंट का एक स्कीम है क्लासिफिकेशन में, ये आप याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की कोलन क्लासिफिकेशन में दशा संबंध के स्तरों की संख्या बताई है। तो फेज रिलेशन मैंने बता दी है, इंट्रा सब्जेक्ट, इंट्रा फेसेट्स, इंट्रा एरे, 3 प्रकार के फेज रिलेशन के स्तरों की चर्चा की गई है कोलन क्लासिफिकेशन में। प्रथम संस्करण से फेज रिलेशन को जोड़ दिया गया था। प्रथम संस्करण 1933 में आया था। ये सभी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी मैं बता चुका हूँ कि इंट्रा फेसेट्स फेज रिलेशन यानी अंतः पक्षी या अंतः पक्ष दशा संबंध किसके संबंध में, तो एक ही पक्ष के 2 एकलों के मध्य यह संबंध को दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार
चिकित्सकों के लिए मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स शीर्षक यानी टाइटल में निम्नलिखित में से किस दशा संबंध का उदाहरण है? तो देख लीजिए कि साइकोलॉजी ऑफ डॉक्टर्स मनोविज्ञान, डॉक्टरों का मनोविज्ञान है, वह अंतर विषयी दशा संबंध होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आप याद रखिएगा, चिकित्सकों के लिए मनोविज्ञान वो अंतर विषयी हैं, दो विषयों के बंधन, चिकित्सा और मनोविज्ञान, मेडिसिन और साइकोलॉजी के बीच का अध्ययन, दो अलग अलग विषय हैं, तो अंतरदशा फेज रिलेशन होगा। मैं वही बात करूं इंग्लिश में तो इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन की बात यहाँ की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलन क्लासिफिकेशन का शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी किस प्रकार का दशा संबंध है? तो ये जुकात्मक शिक्षा मनोविज्ञान है, वो जुकात्मक दशा संबंध है। आप ये याद रखिएगा, दशा संबंध 6 प्रकार के हैं कोलन क्लासिफिकेशन में, जिसमें कि पहला आएगा वो जनरल आएगा, दूसरा 22 आएगा, तीसरा डिफरेंशियल कंपैरिजन, डिफरेंस, एफेक्टिव और इफेक्टिव, कुछ इस प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कोलन क्लासिफिकेशन के संस्करण 7 में दशा संबंध है तो किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो फेज रिलेशन के लिए छठे संस्करण में तो 0 का प्रयोग किया गया था, और कोलन क्लासिफिकेशन के वहीं 7वें संस्करण की बात करूं तो ये एम्परसेंट चिन्ह का प्रयोग किया गया था। एम्परसेंट चिन्ह किस प्रकार से होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन ए है इसका सिंगल इन्वर्टेड कोमा, जिसका प्रयोग लाइब्रेरी साइंस कोलन क्लासिफिकेशन के छठे संस्करण में टी यानी टाइम के लिए डॉट को हटाकर सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया था। वहीं में प्लस चिन्ह की ऑप्शन बी की बात करूं तो प्लस चिन्ह टाइटल्स को जोड़ने के लिए यूडीसी में प्रयोग किया जाता है। यूडीसी जिसका बारे में यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जिसका फुल फॉर्म है, और जो 1905 में पॉल ओटलेट और हेनरी लो फाउंटेन की मदद से और एफआईडी के तत्वाधान में आई थी, ये आप याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चंस आपको आते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण किस वर्ष आया था? बताने की जरूरत नहीं समझता। 7वां संस्करण 87 में, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बता जा चुका है बार बार। अब तक कितने संस्करण सीसी के आए हैं? 7 संस्करण आए हैं, आप सभी को ज्ञात हैं। कब कब आए हैं ये एक बार कमेंट बॉक्स में बता सके कोई महानुभाव तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगनाथन प्रणीत यानी रंगनाथन द्वारा जो बनाई गई वर्गीकरण पद्धति है, इसको कोलन क्लासिफिकेशन क्यों कहा जाता है? तो देख लीजिए कि कोलन क्लासिफिकेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रथम संस्करण में केवल कोलन चिन्ह का ही योजक चिन्ह के रूप में यानी जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी का प्रयोग किया गया था। अलग अलग कनेक्टिविटी का प्रयोग यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग योजक चिन्ह का प्रयोग चतुर्थ संस्करण में किया गया था। इसीलिए प्रथम संस्करण में जो बड़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है उसी को नाम से जाना जाता है। जैसे हमें कोई घर में पिंटू, चिंटू या सिंटू कहता है, तो बड़े होकर भी अपने जो बुजुर्ग होते हैं, अपने दादा दादी या मम्मी पापा, वो अपने को उसी नाम से जानते हैं, चाहे अपने कितनी बड़ी पोस्ट पे चले जाए या कुछ भी बन जाए। तो उसी प्रकार रंगनाथन को भी नहीं पता था जब इन्होंने सीसी लिखी थी कि ये इतनी महान बन जाएगी, इतने देशों में उपयोग में ली जाएगी या इसके और भी संस्करण में लाने में समर्थ रहूँगा, तो उन्होंने प्रथम संस्करण में केवल कोलन का प्रयोग योजक चिन्ह के लिए कर दिया था, और वो इतना फेमस हुआ कि इसे कोलन वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाने लगा, और आज इतिहास इन्हें इसी नाम से, इसी पद्धति के नाम से जानता है। मूलभूत श्रेणियों की अवधारणा किसमें सम्मिलित की गई थी? तो मूलभूत श्रेणियां की तृतीय श्रेणी में सम्मिलित की गई, तो चतुर्थ संस्करण में इसे जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुख्य वर्ग के ऐसे उप विभाजन जिनका विभाजन एक सी विशेषताओं के आधार पर न करके परंपरागत विभाग के अनुसार किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको कैनियोनिकल क्लास यानी परंपरागत वर्ग के नाम से ही जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन का संस्करण 6 जो कि मुद्रित संस्करण रीप्रिंट संस्करण 1963 में आया था, उसमें किस मुख्य वर्ग को यानी ट्रेडिशनल मेन क्लासेस को किसके द्वारा दर्शाया गया? तो बड़े रोमन अक्षर के द्वारा दर्शाया गया। आप याद रखिएगा, पिछली बार नेट के एग्जाम में ये पूछा गया था एग्जाम में, बड़े रोमन अक्षर का। क्योंकि हम सामान्य इंडो अरेबिक नंबर पढ़ते हैं तो ऑप्शन ए रख देते हैं, लेकिन छठे संस्करण में याद रखिएगा बड़े रोमन अक्षर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलन क्लासिफिकेशन संस्करण 7 जो 1987 में आया था, में पूर्ववर्ती सामान्य एकलों को दर्शाने के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ ACI और PCI एंटरराइजिंग कॉमन आइसोलेट और
पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स की बात हो रही है, तो इन चिन्हों के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन वी विल बी द करेक्ट आंसर। कोलन क्लासिफिकेशन के सप्तम संस्करण में अंकन पद्धति हेतु प्रयुक्त योजक चिन्हों की संख्या बताइए। तो 7वां संस्करण में जो अंकन आया था, नोटेशन आया था, उसके लिए योजक चिन्हों की संख्या 74 थी। क्या कोई महानुभाव मुझे बता सकता है कि कोलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण में कुल कितने चिन्हों का प्रयोग किया गया? एक बार जरूर कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। ये क्वेश्चन था कि कोलन क्लासिफिकेशन में अंकन पद्धति के लिए 14 अंकों का और टोटल अंकों का कितना प्रयोग किया गया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए था। ये तो थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं या संभावित प्रश्न पत्र बोल सकते हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जाना, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं। इससे ज़्यादा और इससे अधिक कोई भी कंपटीशन में आने की संभावना नहीं है रहेगी। आप तो हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियोज़ को पसंद, लाइक, दोस्तों के साथ चैनल को साझा जरूर करिएगा और निरंतर हमारे साथ बने रहिएगा। मैंने आपसे वादा किया है, पूर्ण और संपूर्ण कोर्स आपके सामने वीडियोस के माध्यम से निःशुल्क कम समय में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लाता रहूँगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक क्वेश्चंस लेता रहूँ, उसके बारे में बोलता रहूँ, ऐसी मेरी आदत है नहीं। 4 क्वेश्चंस करवाऊँ और पूरा वीडियो कंप्लीट कर दूँ, ऐसा स्टूडेंट्स के साथ अच्छा नहीं रहता है। आप तो बने रहिएगा। वीडियोस को देखने के लिए, प्यार देने के लिए धन्यवाद।